लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज एक और नया टॉपिक, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड वीडियो को पढ़ा था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आज का टॉपिक है इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशंस हुए हैं उनके बारे में, यानी भारत में कृषि संबंधी प्रमुख क्रांतियां जो हुई है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील आप सभी से करना चाहूंगा। वीडियो को देखने वाले इस चैनल पर लगभग 44% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस हेल्पफुल और बेनिफिशियल लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा टर्म है जो डिनोट करता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में कुछ जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस करना। यानी ये जो चेंजेस हैं ये किस तरह के होंगे? न्यू टेक्नोलॉजीज को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करके, या जो डिस्कवरीज हैं या जो इनोवेशंस हैं इनको जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर एरिया में यूज करके एक तरह से रिवोल्यूशनरी चेंजेस जो है इस फील्ड में लाए जा सकते हैं। तो इस वजह से दोनों ही जो मतलब एक तरह से आउटपुट है, आउटपुट पेस जो है और जो मेथड है प्रोडक्शन का, वो दोनों ही इससे जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। यानी इस एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के तहत इंडिया में नई टेक्नोलॉजीज को जो है यूज किया गया, यानी कि जो नई नई टेक्निक्स जो इन्वेंशन की गई है उनका इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चरल एरिया में किया गया, और इसके अलावा जो डिस्कवरीज और इनोवेशंस थे उनका इस्तेमाल किया गया। इन दोनों ही के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक तरह से जो प्रोडक्शन का मेथड था वह भी चेंज हो गया, और जो प्रोडक्शन रेट था वह भी जो है हम लोग बढ़ा पाए। तो ये एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। जानते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन जो इंडिया में थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। नंबर फर्स्ट, ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s के टाइम पर जो है ये चलाया गया था, और इसके जो एक तरह से संस्थापक थे, फादर थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनको जो है भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इस रिवोल्यूशन का जो मेन पर्पस था उसमें था कि जो हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स थे उनको इंट्रोड्यूस करना, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि जिनसे जो हम ज्यादा से ज्यादा जो है उत्पादन ले सकें, इस तरह के सीड्स को इस्तेमाल करना। बेसिकली जो है ये व्हीट और राइस के प्रोडक्शन पर, यानी कि गेहूं और चावल के प्रोडक्शन पर ये रिवोल्यूशन जो है बहुत फोकस करता था। इस वजह से, इसी रिवोल्यूशन की वजह से जो इरिगेशन है, यानी कि जो सिंचाई है, उसको भी जो है इंडिया में उसको एक्सपेंशन किया गया, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, उसके जो सोर्स थे उनको फैलाया गया। इसके साथ इस रिवोल्यूशन में ही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड भी इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि जो है हम हाई यील्डिंग ले सकें, यानी बहुत अच्छा उत्पादन कर सकें। इसके लिए जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी इसी रिवोल्यूशन के तहत किया गया था, और पेस्टिसाइड्स जो डिफरेंट पेस्ट होते हैं, जो कीटनाशक जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया, ताकि जो है जो भी कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे जो है बचा जा सके। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसके संस्थापक कौन थे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज जो है किस रिवोल्यूशन में ज्यादा उसको एम्फसाइज किया गया, इरिगेशन को कब एक्सपेंशन किया गया। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है सभी ग्रीन रिवोल्यूशन के हैं, जिसको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने लीड किया था। इसके बाद नेक्स्ट रिवोल्यूशन जो था वो था व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। 1970s के दौर में ये रिवोल्यूशन आया था। इसके जो संस्थापक थे वो थे वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को जो है भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। इन्हीं के बर्थडे पर 26 नवंबर को इंडिया में नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल मिल्क डे, भारत राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस व्हाइट रिवोल्यूशन का जो मेन मकसद था वो था कि डेयरी प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इसके साथ ही ऑपरेशन फ्लड जो है लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ऑपरेशन फ्लड किस रिलेटेड है? तो ये है व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी कि दुग्ध प्रोडक्शन को, यानी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से। इसी रिवोल्यूशन के टाइम पर इंडिया में जो है जो डेयरी कोऑपरेटिव्स थे
उनको भी जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है येलो रिवॉल्यूशन, जिसे पीली क्रांति कहा जाता है 1980s के टाइम पर। इसके जो मेन फादर माने जाते हैं, सैम पिट्रोडा जो है इसके फादर माने जाते हैं इंडिया में येलो रिवॉल्यूशन की। येलो रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो है टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स, यानी कि जो खाने योग्य जो तेल होता है उसके प्रोडक्शन पर इसका जो है मेन फोकस था। उसमें महत्वपूर्ण था मस्टर्ड ऑयल, जिसे सरसों का तेल कहा जाता है, सनफ्लावर हो गया, और सोयाबीन। इसी समय जो है जो एक तरह से इंपोर्ट किया जाने वाला जो एडिबल ऑयल था उस पर डिपेंडेंसी को जो है रिड्यूस किया जाना इस रिवॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट मकसद था, कि बाहर से जो भी हम खाने योग्य जो तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, उसको कम से कम जो है उसको इंपोर्ट करें और यहीं पर जो है इंडिया में ही जो है इसका प्रोडक्शन अच्छा किया जा सके। नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी कि जिसको नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये 1985 के दौरान जो है ये रिवॉल्यूशन जो है आया था। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड कर रहा था। इस ब्लू रिवॉल्यूशन का जो मेन पर्पस था वो था टू एनहेंस फिश प्रोडक्शन एंड प्रमोट एक्वाकल्चर, यानी कि फिश प्रोडक्शन को जो है प्रमोट करना, मत्स्य उत्पादन को जो है प्रमोट करना नीली क्रांति का मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा इस रिवॉल्यूशन का मेन फोकस भी था एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो है इसमें अडॉप्ट करना था। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब है फिशिंग से कि ओवर फिशिंग ना हो, यानी फिशिंग जब हो रही हो तो ओवर फिशिंग ना हो। इसके अलावा साइज लिमिट्स भी इसमें जो है रखी गई थी। उसके अलावा जो मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम थे उनको भी जो है किसी तरह के नुकसान से बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा मिनिमाइज बाय कैच किया गया, यानी कि एक्सीडेंटली फिश के अलावा आप अदर स्पीसीज लाइक जुवेनाइल फिशेस हो गई, टर्टल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं या सी बर्ड्स हैं, उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। तो इस तरह की फिशिंग प्रैक्टिस पर जो है इस रिवॉल्यूशन का मेन फोकस था। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में आएगा गोल्डन रिवॉल्यूशन। 1990s के दौरान ये जो है रिवॉल्यूशन फोर्स किया गया आया था। इसके जो संस्थापक थे वो थे निरपख टूटेज। गोल्डन रिवॉल्यूशन का जो मेन मकसद था, मेन फोकस था, वो था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड हनी, यानी शहद, फल और सब्जियों के उत्पादन पर गोल्डन रिवॉल्यूशन का मेन फोकस था। इससे यानी कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको एनहेंस करना इस रिवॉल्यूशन का मेन मकसद था। पोषण जो है सभी तक पहुंच पाए। उसके अलावा जो रूरल इकोनॉमीज थी, यानी कि जो इनकम के जो सोर्स थे, उसमें गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है ऐड हो जाए, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और हनी के प्रोडक्शन से रूरल इनकम में भी इजाफा हो। यह भी इस रिवॉल्यूशन का मेन पर्पस था। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है ग्रे रिवॉल्यूशन। यह भी 1990s के दौरान आया था। ग्रे रिवॉल्यूशन का गोल जो था टू इंक्रीज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड यूजेस, यानी कि जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, उनके उत्पादन को जो है इंक्रीज करना, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना। साथ ही साथ उसका यूज भी किस तरह से किया जाए कि सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म ना हो और प्रोडक्शन जो क्रॉप की है वह भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो ग्रे रिवॉल्यूशन जो है ये इसका मेन लक्ष्य था। इसके अलावा टू एक्सपेंशन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी कि भारत में जो उर्वरकों की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फैलाना, उसको एक्सपेंड करना भी इस रिवॉल्यूशन का मेन मकसद था। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर बूस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, उत्पादकता बढ़े, इसको भी जो है बूस्ट करना, यानी केमिकल फर्टिलाइजर को प्रमोट करना इस रिवॉल्यूशन का मेन मकसद था। सभी जो रिवॉल्यूशंस हैं उनके कुछ की फैक्टर्स हैं, की पॉइंट्स हैं कि पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन किस एक क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा था। ये सभी आपको याद होने चाहिए, सभी आने चाहिए। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। 1970s में ये फाउंडेड की गई थी, लेकिन लेट 1980s तक भी जो है चलती रही। इस फादर जो थे इस रिवॉल्यूशन के वो थे डॉक्टर बी.वी. राव। इस सिल्वर रिवॉल्यूशन का जो मेन मकसद था वो था एग प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को जो है इंडिया में बढ़ाना, यानी सिग्निफिकेंटली जो एग्स हैं और पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसके अलावा
जो इंट्रोड्यूसिंग करना मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन, यानी कि जो मुर्गों के उत्पादन के लिए और अंडों के उत्पादन के लिए जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हो सकती थी उन सबको इंट्रोड्यूस करना इस सिल्वर रिवॉल्यूशन का मेन लक्ष्य था। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है रेड रिवॉल्यूशन। 1980s के दौरान ये रिवॉल्यूशन आया था। इसके जो संस्थापक थे वो थे विशाल तिवारी। रेड रिवॉल्यूशन यानी कि जो लाल क्रांति है इंडियन एग्रीकल्चरल के क्षेत्र में, वो था मीट और टोमेटोज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, यानी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड टोमेटोज इन इंडिया। भारत में टमाटर और मीट के उत्पादन को बढ़ाना रेड रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। यहाँ पर प्रमोशन ऑफ टोमेटो कल्टीवेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट, यानी खुद के यूज के लिए भी हम जो है टोमेटो का अच्छा खासा उत्पादन करें, साथ के साथ जो है बाहर विदेशों में भेजने के लिए भी हम टमाटर की अच्छी तरह से खेती कर पाएं। ये रेड रिवॉल्यूशन का मेन मकसद था। तो ये कुछ 8 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कवर करे हैं। इन सभी के अतिरिक्त अगर कुछ और रिवॉल्यूशन की बात करें जो भारतीय कृषि के क्षेत्र में बड़े इंपॉर्टेंट थे इंडियन एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में, तो इसमें ब्लैक रिवॉल्यूशन है, काली क्रांति जिसे कहा जाता है। इस क्रांति का जो एरिया था, इस रिवॉल्यूशन ने जो काम किया वो किया था पेट्रोलियम प्रोडक्शन के क्षेत्र में, यानी पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनको हम बढ़ा सकें, उसमें जो है ब्लैक रिवॉल्यूशन ने कार्य किया। ब्राउन रिवॉल्यूशन या भूरी क्रांति, ये थी लेदर प्रोडक्शन में, यानी कि जो भी चमड़ा जो उत्पादन है वो बढ़ाया जा सके, तो उसमें जो है ब्राउन रिवॉल्यूशन ने कार्य किया। इसके अतिरिक्त पिंक रिवॉल्यूशन जो है गुलाबी क्रांति, इसका जो वर्क एरिया था, जो रिलेटेड एरिया था, वो था अनियन प्रोडक्शन यानी प्याज का उत्पादन, प्रॉन या जो झींगा है उसका उत्पादन करना, साथ ही जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस है उनको इंक्रीज करना, यानी कि जो दवाइयों से संबंधित जो भी फार्मा प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोडक्शन को जो है बढ़ाना। इसके अलावा एक और रिवॉल्यूशन है राउंड रिवॉल्यूशन। इसका जो मेन रिलेटेड एरिया था, रिलेटेड फील्ड है, वो है पोटैटो प्रोडक्शन, यानी कि आलू उत्पादन से रिलेटेड। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे भी इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।